डियर स्टूडेंट्स, लेसन 5th वीडियो 3rd और हम सेकंड सेम बीए हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लगातार आपको वीडियो मिल रही हैं। आपको एक बात बता दी गई है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप अपनी जो गूगल मीट की क्लास है या ऑनलाइन व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप है या पर्सनल मैसेज करके भी आप अपनी क्वेरी, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, डाउट्स ले सकते हैं। और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि आप जो है बुक्स ले लें, रेफरेंस बुक्स ज़रूर देखें, वीडियो भी रेफरेंस वाली ज़रूर देखें, LMS का प्रयोग ज़रूर करें। और जो यूनिवर्सिटी अपना DHE जो हायर एजुकेशन वेबसाइट है उस पोर्टल पर जो लेक्चर पड़े हैं डिफरेंट लेक्चरर के, वो ज़रूर देखें। और आपको साथ के साथ बताया गया कि जो YouTube की जो हमारी ये वीडियो है जो मैं डालता हूँ, इस पर आप फीडबैक अवश्य दें। क्वालिटी में किसी भी चीज़ में आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो उसके ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, उसमें सुधार कर लेंगे। और असाइनमेंट आप साथ के साथ बनाते रहें। ये बार बार रिपीट हो रही है लेकिन मैं इस बार थोड़ा और दोबारा से कह रहा हूँ, 2-2 अंक वाले क्वेश्चन का भी ध्यान रखें। और लिखना, पढ़ना, याद करना हर रोज़ का काम समझें, इसको एक दिन एग्जाम का काम ना समझें, तो आपका जो है अध्ययन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो हम दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने शुरू में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा और प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। मुख्य बात ये ध्यान करने की। और फिर हमने बलबन के बारे में पढ़ा। बलबन को हमने नायक के रूप में देखा, फिर नायक मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखा, फिर शासक के रूप में भी हमने उसको कुछ चीज़ें हमने पढ़ी कि क्या उसकी उपलब्धियां रही। तो केंद्रीय सत्ता का सुदृढ़ीकरण उसने किया, राजतंत्र का सिद्धांत दिया, लौह और रक्त की नीति अपनाई। उसमें उसने कुछ चीज़ें जो दी, उसके जो सिद्धांत थे इस सुदृढ़ीकरण में, राजतंत्र का जो सिद्धांत देने में कुछ चीज़ों को उसने अपनाया, कुछ विशेष उसने काम किए, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली बार ऐसा था, फर्स्ट टाइम, कि इस प्रकार का कोई सिद्धांत दिया गया सल्तनत काल में। सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए उसने ये सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को मान्यता दी। पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि अपने आप को उसने माना। कि वो खुदा का प्रतिनिधि है, उसको खुदा का प्रतिनिधि माना जाए। अफरासियाब वंश का हमने पहले पढ़ा था, बताता था, जो ईरान का एक ऐतिहासिक वंश था, अफरासियाब। सिजदा व पाबोस के माध्यम से उसने सम्मान के लिए मजबूर किया। सिजदा और पाबोस, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सिजदा और पाबोस जो परंपराएं थी ईरानी, इनके माध्यम से उसने सम्मान दो, उसको धक्के से उसने मजबूर किया लोगों को। राज्य आदर्श निश्चित किए कि राज्य, जनता, अमीर, दरबार सबके लिए उसने आदर्श निर्धारित कर दिए कि इनको मानना, अपनाना जरूरी है। जब शिकार करने जाता तो उसके चारों ओर नंगी तलवारें वाला जो है अंगरक्षकों का समूह चलता था और बहुत लंबा ताज होता था। हबीब व निजामी उसे इन कठोर नियमों को उसकी हीन भावना का प्रतीक बताते थे, जबकि हबीबुल्लाह उनके पीछे राजगद्दी की वैधता, लीगलशिप जो है उसको प्राप्त करने का, स्थापित करने का प्रयास बताते हैं। राजतंत्र का सिद्धांत उसके पुत्रों को दिए गए आदेशों से स्पष्ट होता है। पुत्रों को उसने आदेश दिए जिसके तहत उसने राज्य के कार्य को सबसे महत्वपूर्ण बताया। राज्य का जो कार्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बात को उसने समझाया और कहा कि इसको गंभीरता और उत्तरदायित्व से निभाया जाए। शासन को खुदा की कृपा ही बताया, खुदा को हमेशा याद रखो, ये भी कहा उसने। ऊंच चरित्र की बात की, संयम की बात की, संयमित जीवन जिया जाए
उसने यह स्पष्ट किया कि जो बातें औरों को अपनाने के लिए कहते हैं उसमें पहले अपनाओ। राजतों में नियम अच्छे थे, कठोरता से लागू किया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारियों ने स्वयं को बंधन से मुक्त कर लिया, बंधा महसूस कर रहे थे, और राज्य जो है बाद में फिर कमजोर इस सारे से पड़ता गया। तो ये चीजें इसके उसमें थी। तो कुल मिलाकर उसका राजतंत्र का सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा, न्याय पर आधारित था, इसमें किसी प्रकार का संदेह हमें नहीं है। फिर बात आती है दरबार की प्रतिष्ठा में उसने वृद्धि कैसे की, उसके लिए क्या परंपराएं शुरू की उसने। पहले सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी थी इनसे पहले। इसने ईरानी व्यवस्था को लागू किया। बलबन के अतिरिक्त कोई बैठेगा नहीं, दरबार में कोई नहीं बैठेगा, किसी को बैठने का अधिकार नहीं था, आज्ञा नहीं थी। हंसी मजाक, शराब, जुआ, संकीर्ण व्यवहार, अभद्र कार्य, सब पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। उसने सारे सिद्धांत अपने ऊपर भी लागू किए। दरबार को सुंदर आकर्षित बनाया तो दूसरे नियमों को कठोर भी बनाया। सिजदा, देखो यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सिजदा क्या है? सिजदा है, ये आप नोट कर लें तो अंक में 4 बार झुक कर नतमस्तक होना सम्राट के, सुल्तान के सामने। नतमस्तक, मस्तक झुकाना, ये है सिजदा। और पाबोस क्या है? शासक के कदमों को मुंह से चूमना। तो ये 2 परंपराएं भी जो है ये दरबार में इसने शुरू की थी। ये दोनों आप नोट कर लें, 2 अंक में आ जाती है कई बार। तो दरबार की जो है इससे प्रतिष्ठा बढ़ी, ऐसा माना जाता है, और उसका जो सम्मान है लोगों में बढ़ता गया, सम्मानजनक स्थिति हो गई। शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन, शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन। बलबन अपने पद की प्रतिष्ठा को आम जनता में स्थापित करने के लिए प्राय आम जनता में शक्ति जो है, शक्ति है इसके अंदर ज्यादा, प्रदर्शन करने के लिए कुछ काम करता था। शाही कार्य या शिकार के नहीं निकलता, हम पढ़ चुके हैं पहले पॉइंट में वैसे तो इसको। तो नंगी तलवारों का जो एक योद्धाओं का समूह है वो चलता था उसके साथ, अंगरक्षकों का। विशाल ताज वो पहनता था। विशाल ताज वो उसके साथ पहनता था। साथ ही उसने इसके साथ साथ कुछ अन्य कार्यक्रम भी लागू किए। उसका जो लाओ लश्कर, जो भी उसका साथ चलने वाले लोग थे, वो अत्यंत ही भव्य जो उसका सारा ये काम होता था, प्रदर्शन होता था। बर्नी लिखता है कि जुलूसों को लोग 100 से 200 कोस की दूरी से देखने आते थे। मतलब इतना अत्यंत ये आकर्षित करने वाला होता था, विशेष होता था कि लोग इसको देखने आते थे दूर दूर से, इसके लाओ लश्कर को। तो ऐसे उत्सव का सप्ताह में प्राय 3 बार ये आयोजन कर देता था। तो इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन ये करके अपने आप को बड़ा साबित करता था। न्यायप्रियता पर बल, न्यायप्रियता पर बल देने के लिए इसने कुछ राजतों का सिद्धांत भी न्यायप्रियता पर ही था। बल देकर अपनी निरंकुशता व जनता को स्वीकार्य बनाया। निरंकुशता बनाई साथ में तो, और जनता को भी ये स्वीकार्य हुआ इसका न्यायप्रियता का जो है सिद्धांत। कैसे कि न्याय जब किया जाएगा तो अपना पराया कोई नहीं देखा जाएगा, अपना पराया नहीं देखना। परिवार के सदस्यों को भी ऊंच दंड, उसके खुद के परिवार के सदस्यों को भी ऊंच दंड मिलेगा अगर वो गलत काम करते हैं। भेदभाव नहीं करता था। बदायूं के मुक्ता, मलिक बकबक द्वारा एक सेवक की नाजायज हत्या कर दी जाती है तो उसे सार्वजनिक मृत्यु दंड का आदेश देता है, जबकि वो बहुत बड़ा अधिकारी था, लेकिन कोई रहम इस प्रकार के कार्यों के लिए नहीं था। अवध के मुक्ता को भी जो है अपराध करे जाने पर दरबार में 500 कोड़े मारे गए और 20,000 टंके जुर्माना उससे लिया गया।
ऐसा नहीं था कि गरीब के लिए न्याय अलग और अमीर के लिए न्याय अलग। इसके कारण से इसकी जनता खुश थी। इससे शासन प्रबंध में कुछ सुधार किए, विशेष ध्यान दिया इसने। स्वयं प्रत्येक विभाग पर कड़ी नजर ये रखता था, पूरा नियंत्रण इसका था नौकरशाही पर। प्रत्येक सूबे में उसने अपने विश्वास पात्र लोग रखे हुए थे जो उसको हर घटना की खबर देते थे। शक्तियों का विभाजन किया हुआ था। शांति स्थापना व प्रशासन चलाना जो काम था वो सूबेदार को दे रखा था कि सूबेदार इन चीजों के लिए उत्तरदायी है, जबकि राजस्व संबंधी जो जिम्मेवारियां हैं वो वजीर को सौंपी गई थी। अधिकारियों को आदेश दिया कि उचित व्यवहार वो जनता के साथ करें, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। जासूस व्यवस्था महत्वपूर्ण व्यवस्था होती थी। जिस शासक को लंबा समय टिकना है, अच्छा राज्य मजबूती से चलाना है, उसके लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो जासूसों का पूरे साम्राज्य में उसने जाल बिछा रखा था। तो जो अमीर थे या विद्रोही थे या जो भी ऐसा लगता था कि गुटबाजी कर सकता है, ऐसे लोगों पर नजर जो है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे ये लोग जासूस। तो इस भय से अमीर जो है या दरबार के लोग हैं तो सोच नहीं पाते थे षड्यंत्र की कि कभी भी इसको पकड़ा जा सकता है। जासूस व्यवस्था की खास बात थी कि जासूसों के ऊपर भी जासूस होते थे, जाल था। बलबन के सफल राज्य संचालन के पीछे उसके गुप्त विभाग का योगदान काफी था। सफल राज्य संचालन में इसका योगदान बहुत बड़ा था। किसी के भी सफल राज्य संचालन में एक बड़ा योगदान रहता है। तो मूल्यांकन हम करें तो मामलुक वंश का ये सबसे श्रेष्ठ जो है और शक्तिशाली शासकों में से एक शासक था। उसने कुल मिलाकर प्रतिष्ठा जो है दरबार की स्थापित की। हालांकि जनता के मन में उसका सम्मान नहीं बन पाया, लेकिन रक्त और लोह की नीति जो उसके दमन का सूत्र था, जहां जहां अपनाई तो वहां वो नियंत्रण कर पाया। अच्छा प्रशासक तो बन गया, न्याय में भी उसकी इमेज अच्छी थी, सच्चा मुस्लिम भी था वो, लेकिन अन्य धर्मों का आदर भी करता था। राजतों का सिद्धांत उसकी सोची समझी नीति का हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका आधार जो था इस नीति का उसका कठोर आदर्श जो कि उसके स्वयं के लिए भी थे और एक गुप्तचर विभाग, इस दोनों के द्वारा उसने ये सारा तंत्र चलाया। एस.आर. शर्मा क्या कहते हैं कि मामलुक वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसका कारण उसकी सैनिक व असैनिक उपलब्धियां थी। अब उत्तराधिकारियों की बात अगर हम करें, उत्तराधिकारी जो है जब 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो कमजोर उत्तराधिकारियों ने सत्ता संभाली। कमजोर थे उत्तराधिकारी। योग्य पुत्र बुगरा खां की बंगाल में जो है मृत्यु हो जाती है। ये इसका सबसे योग्य पुत्र था, तो इसके अभाव हो जाता है फिर योग्य उत्तराधिकारी का। तो बलबन का जो है पुत्र केकुबाद 17 साल का होता है, ये शासक बनता है। बलबन ने उसे दबाव में ऊंच जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। तो मजबूर जब होगा, उसकी कुंड दबी हुई थी, तो उसने जैसे ही मुक्ति मिली तो उसने विलासिता का जीवन जीना शुरू कर दिया। उसकी सत्ता पर दिल्ली के कोतवाल निजामुद्दीन का कब्जा था और सारे जो स्वामी भगत थे वो दुखी थे। दरबार में वह सब कुछ होने लगा जिसकी एक सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था। नशे की हालत में शासक को कई बार दरबार में निर्वस्त्र भी पाया गया। ऐसे में उसे गद्दी से हटाए जाने की योजनाएं बनने लगी। अंततः एक प्रमुख सेनानायक जलालुद्दीन खिलजी ने
शासक को नशे की हालत में उसके बिस्तर से लपेट कर राजमहल की खिड़की से यमुना नदी में बहा दिया और इस प्रकार से इनकी सत्ता, मामलों की जो सत्ता है वो समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में हम रिवीजन करेंगे और साथ में छोटे जो क्वेश्चन है, अति लघु जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो ये आपका सेकंड सेम का फिफ्थ लेसन की 3rd वीडियो है, तो इसको आप अच्छे से देख लें।